डोडो टीवी। स्मोकिंग करने की आदत बुरी है, लेकिन ये कहानी एक ऐसे होटल की है जिसमें ये बात सिखाई नहीं जाती, बल्कि सीधे इस बात की सजा दी जाती है। इस होटल का नाम है हेल्दी लिविंग होटल, जहां आज की रात एक गेस्ट आ रहा है। उफ, ये पिछले हाईवे पर इतना ट्रैफिक ना होता तो अभी तक तुम्हें घर के पास पहुंच गया होता। अब इतनी रात हो चुकी है। ड्राइव करना ठीक नहीं है। वो वहां सामने होटल दिख रहा है। काम करता हूँ, आज रात वहीं रुक जाता हूँ। ऐसा कहकर साहिल अपनी गाड़ी हेल्दी लिविंग होटल के आगे रोक देता है। अरे ये होटल के आगे इतनी सारी गाड़ियां कैसे खड़ी है? इन पर धूल कैसे जमी है? खैर मुझे क्या, अंदर जाता हूँ, बढ़िया सा रूम लेता हूँ, फिर शावर लेकर सो जाता हूँ। साहिल अंदर जाता है। Hi sir, welcome to Healthy Living Hotel. I am Neetu. How can I help you? एक डीलक्स रूम चाहिए कल सुबह तक के लिए। Sure sir, 5,000 रुपए लगेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनिए, बाहर इतनी सारी गाड़ियां कैसे खड़ी है, वो भी इतनी गंदी? सर आप सिगरेट तो नहीं पीते? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। एनीवे, मैं आपको पैसे देता हूँ। साहिल अपनी जेब से पैसे निकालने के लिए हाथ डालता है तो उसकी जेब से सिगरेट की डिब्बी बाहर निकल कर गिर जाती है। साहिल रिसेप्शनिस्ट को पैसे देता है और फिर सिगरेट की डिब्बी उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। सर ये लीजिए आपके कमरे की चाबी। एंड सर आपने शायद ध्यान से देखा नहीं, इस होटल में जगह जगह नो स्मोकिंग के बोर्ड लगे हैं। यहाँ स्मोक करना पूरी तरह से मना है। अरे ये क्या बात हुई? मेरी मर्जी, मुझे स्मोक करना है या नहीं। आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? सॉरी सर, पर इस होटल में तो आप स्मोक नहीं कर सकते, यही यहाँ का रूल है। साहिल वहां से मुंह बिगाड़ कर अपने रूम में जाने लगता है। अभी तो मैं लॉबी में हूँ, यहाँ कोई नहीं दिख रहा। एक सिगरेट तो पी लेता हूँ। ऐसा कहकर साहिल अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालता है, तभी पीछे से आवाज आती है, नो स्मोकिंग। अचानक से उसकी आवाज से साहिल एकदम से डर जाता है और सिगरेट अंदर रख लेता है। अरे ये रिसेप्शनिस्ट है या एक जासूस? एकदम से यहाँ कहां से आ गई? अरे से सिगरेट पीने से क्या परेशानी है? ऐसा बड़बड़ाते हुए साहिल अपने कमरे में चला जाता है। अब यहाँ तो कोई नहीं है। वो रिसेप्शनिस्ट मुझे बाहर ही तो सिगरेट पीने से रोक सकती थी। अपने कमरे के अंदर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कमरा तो मेरा है, मैं यहाँ रुका हूँ, एक सिगरेट तो पी लेता हूँ। ऐसा कहकर साहिल सिगरेट की डिब्बी निकालता है और लाइटर से सिगरेट जलाने ही वाला होता है कि उस रूम की बेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है, सामने नीतू खड़ी होती है। आप इस तरह से अपने कस्टमर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो शायद आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। मुझे ऐसा लगा जैसे आप सिगरेट पीने की कोशिश कर रहे थे। ये लास्ट वार्निंग है सर, डोंट स्मोक। ऐसा कहकर नीतू वहां से चली जाती है और साहिल दरवाजा बंद कर लेता है। अरे ये होटल है या जेल? मैं यहाँ सिगरेट क्यों नहीं पी सकता? अब तो मैं जरूर पीऊंगा। मैं देखता हूँ आखिर क्या होगा इससे। साहिल सिगरेट पीने के लिए सिगरेट चलाता है
और जैसे ही वो सिगरेट पीने लगता है, एक आवाज आती है। अरे, तुझे कितना समझाया, लेकिन तुझे कुछ समझ नहीं आया। बोला था ना नो स्मोकिंग, मतलब साफ है। साहिल आवाज सुनकर डर जाता है, डर कर पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक बड़े बड़े सफेद बाल वाली, अजीब सी आंखों और चेहरे वाली औरत खड़ी होती है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं इस होटल की मालकिन हूँ और मुझे ये सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं। बताया था ना मैंने तुझे, मैं कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं, कोई इंसान नहीं, मैं चुड़ैल हूँ, इस होटल की मालकिन। तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज तुम मरता नहीं। ऐसा कहकर वो चुड़ैल साहिल के पेट पर नाखून मारकर उसे मार देती है। साहिल की चीख सुनाई देती है और उस चुड़ैल की हंसी बाहर खड़ी उन गाड़ियों में से एक और गाड़ी साहिल की भी शामिल हो जाती है। कुछ दिनों बाद वहां एक और इंसान आता है जिसका नाम रोहन होता है। रोहन होटल के अंदर कदम रखता है। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? मुझे एक रूम चाहिए आज रात के लिए। कल सुबह 10 बजे चेकआउट करना है। जी 5,000 रुपए। लेकिन सर, आपके हाथ में जो सिगरेट है इसे प्लीज आप डंप कर दीजिए। यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। What do you mean कि अलाउ नहीं है? मैं यहाँ रहने के पैसे दे रहा हूँ, मेरा मन जैसे भी रहो। आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? सर, रुकना तो आपको यहाँ है, तो इसे रोकना होगा। रोहन रुकता नहीं है, बल्कि वहीं खड़े होकर नीतू के सामने सिगरेट पीने लगता है और नीतू के मुंह पर सिगरेट का धुआं भी छोड़ता है। अचानक से नीतू का चेहरा डरावना हो जाता है। वो चुड़ैल में बदल जाती है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से रोहन के गले पर मार देती है। उसका खून बहने लगता है और वो उसे जमीन पर फेंक देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। यहाँ कोई सिगरेट नहीं पिएगा, कभी नहीं पिएगा। जो मान जाएगा वो ठीक है, और जो नहीं मानेगा वो जान से जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। श्यामपुर बड़ी आबादी वाला एक पिछड़ा हुआ गांव था। वहां के आदिवासी सीधे सादे थे। उनमें से कुछ ने शहर भी देखा था, पढ़ाई भी की थी, लेकिन फिर भी कोई अभाव में नहीं जी रहा था, क्योंकि उस गांव में एक तांत्रिक बाबा महीने में एक दिन अमावस्या को गांव आते और सबकी हर मनोकामना पूरी करते। पर कहते हैं ना कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। लालच व्यक्ति को कम से कम समय में या कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा धन और भौतिक सुख सुविधा की चाह में कुछ भी कर गुजरने को प्रेरित करता है। ये बाबा ऐसे कैसे चमत्कार करते हैं? इस उत्सुकता से वहां जाकर वो देखने लगा। एक एक की बारी आती गई। लाइन में खड़े पहले दंपत्ति बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए, बाबा जी, हमारी 3 बेटियां हैं, आप एक बेटा दे दीजिए। तो दोस्तू। लाइन में खड़ा अगला लड़का आगे आते हुए, बाबा जी, शहर के कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, 1 लाख रुपए चाहिए। निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे पिताजी की आज ही लॉटरी लग जाएगी। लाइन में खड़ा अगला किसान, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, मुझे बस बड़ा सा घर और खलिहान से भरा भरा अनाज का ढेर चाहिए। बाबा जी ने जो कहा वो भगवान के शब्द थे, यानी हर हाल में पूरा होना ही था। मनीष बाबा के पास अपनी बारी में पहुंच गया, झुककर नमस्कार करता है। बाबा, आप मुझे ये सिद्धि बताइए जिससे आप लोगों की इतनी मदद करते हैं। बेटा, जो चाहते हो मांग लो। अब मेरा मकसद लोगों की मदद करना ही है। बाबा जी, आप मेरी भलाई के लिए मुझे अपनी सिद्धि दे दो। ये संभव नहीं है।
बाबा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मनीष ने भी जिद ठान ली थी। लगता है बाबा जी मुझे कुछ नहीं बताएंगे, अब मुझे ही खुद करना पड़ेगा। मनीष भीड़ के खत्म होने का इंतजार करने लगा और फिर जब बाबा जी जाने लगे तो वो उनका पीछा करने लगा। लंबा रास्ता, काली सनसन करती अंधेरी रात, बड़ी डरावनी और दुर्गम पथरीली पगडंडी, उस पर घनघोर जंगल। फिर बाबा चलते चलते अचानक गायब हो गए। ये बाबा जी कहाँ गए? लगता है मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वो निराश लौट आया। ये सिलसिला 3-4 अमावस्या तक चला, लेकिन मनीष अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक बार फिर जब बाबा जी आए तब मनीष उनके पास पहुंच गया और जिद करने लगा। बाबा जी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे बस सिद्धि चाहिए। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा जी ने सिद्धि देने की बात स्वीकार कर ली। तुम एक नवजात बच्चे को कहीं से लेकर आना, ध्यान रहे नवजात ही होना चाहिए। 2-3 महीने की मेहनत के बाद उसे हॉस्पिटल से एक अनाथ नवजात बच्चा मिल जाता है। अगली अमावस्या को जब बाबा जी आते हैं तो मनीष बहुत खुश होते हुए नवजात बच्चे को लेकर बाबा जी के पास पहुंचता है। बाबा जी, मैं आपके कहने पर ये नवजात बच्चा ले आया, पर आप तो 3 दिन बाद आए। मैं ऐसा क्या कहूं कि इसका इरादा बदल जाए। तुम इसे प्यार से पाल पोस कर बड़ा करो, फिर इस बच्चे को लेकर आना। बाबा जी ने सोचा था शायद कुछ समय बाद इस मनीष का विचार परिवर्तित हो जाएगा। मनीष उस बच्चे को बड़ी ईमानदारी से पालने लगा। बच्चा 2 साल का हो गया। उसकी हर इच्छा वो पूरी करता था। बच्चे की परवरिश करने में उसके काम धंधे बंद हो गए। वो कर्जे में डूबने लगा। अब बच्चे की उम्र 5 साल हो गई। अब वो बच्चा अपनी पसंद की मांग करने लगा। पापा, मुझे मीना बाजार जाना है, वहाँ खूब सारे खिलौने मिलते हैं। बहुत सारे झूले भी आए हुए हैं, इस बार तो मुझे जाना ही है। मेरे पास अब तो कुछ नहीं बचा है, पैसे भी नहीं है। फिर भी वो बच्चे को देखकर बोलता है, ठीक है बेटा, चलेंगे। बच्चा खुश होकर कूदने लगता है। उसकी खुशी देखकर मनीष भी निहाल हो जाता है और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगता है। इन दिनों में मनीष को भी उस बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है। और जब सिद्धि का ख्याल आता है तो वो सोचता है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर एक बार जब मुझे सिद्धि मिल जाएगी तब मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। अभी इस बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देनी है मुझे। अब बच्चा 7 साल का हो गया। मनीष बाबा जी से मिलने गया। बाबा जी, मैंने बड़ी निष्ठा और प्यार से उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वो 7 साल का हो गया है। मेरे लिए क्या आदेश है? बाबा बड़ी असमंजस की हालत में थे। एक बार फिर समझाने की कोशिश। मनीष, तुम जिस चीज को पाने की चाह रखते हो वो बड़ा शाप है, उसमें तुम जीते जी नरक भोगोगे। जिस बच्चे को तुम पाल रहे हो जरा उसके बारे में तो सोचो। उस प्यारे बच्चे के साथ जिंदगी जियो और सिद्धि के बदले जो चाहिए वो मांग लो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मनीष के दिमाग में दुर्भाग्य बैठ गया था। वो ना तो कुछ सोच सकता था और ना ही कुछ सुनने की हालत में था। बाबा जी, आप मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं पिछले 7 सालों से आपके कहे अनुसार चल रहा हूँ। सिद्धि तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है, तुम अमावस्या के दिन बच्चे को दिन भर भूखा रखना और आधी रात को हमारे सिद्ध स्थान पर पैदल चलकर ले आना। साथ में उसकी पसंद की मिठाई लाना मत भूलना। ठीक है बाबा जी, इस दिन को मैंने सालों से इंतजार किया है। मैं जरूर आऊंगा, मिठाई भी लाऊंगा। अब मनीष अमावस्या का इंतजार करने लगा। फाइनली वो दिन भी आ गया। वो मिठाई और बाकी सामान लाकर सब तैयारी कर चुका था। वो बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात हो गई तो बच्चे को लेकर वो चला। पापा, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? ये कैसा रास्ता है? पापा प्लीज घर वापस चलो। बेटा, हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं।
देखो मैंने तुम्हारी पसंद का लड्डू भी ले लिया। पापा रात को कौन पिकनिक जाता है? हम कल सुबह चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन मनीष का जुनून तो अलग ही तरह का था। फिर दोनों वहां पहुंचे जहां बाबा ने बुलाया था। बड़ा सा खंडर झाड़ियां मकड़ियों के चालों में उलझ उलझ कर चलते जा रहे थे। खुद मनीष भी काफी डरा हुआ था। अज्ञात भय और अनिष्ट की भावना से घबराया हुआ बच्चे को कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। थोड़ी दूर और चलने के बाद बाबा जी दिखाई दिए। ऐसा भयानक दृश्य कि आत्मा भी कांप जाए। हवन कुंड, मानव की खोपड़ी, हाथ में हड्डियां और चारों तरफ खून के छींटे। बच्चे को उधर बिठाकर तुम इधर आओ, बाबा ने हड्डियों से आहुति डालते हुए कान में कहा। मनीष, बच्चा दिन भर का भूखा है ना? जी बाबा जी। जब तक मैं अनुष्ठान करता हूँ तब तक इसे भरपेट मिठाई खिला दो। पानी मत पिलाना, जैसे ही पानी मांगे वैसे ही उसका सिर काट देना। बाबा जी, मैं कैसे अपने हाथों से? मैंने पहले समझा दिया था, अनुष्ठान शुरू होने के बाद पीछे नहीं हट सकते, वरना पिशाच भूचाल ला देगा। भूखा और डरा हुआ बच्चा धीरे धीरे खाने लगा। उसकी मिठाई खत्म होते ही बाबा जी का अनुष्ठान पूरा हो गया। पापा पानी दो ना। तुम तलवार उठाओ और बच्चे का सिर काट के शरीर से अलग कर दो। मनीष को तो करंट सा लगा, लेकिन बाबा जी पर पिशाच सवार था। काटो, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। मनीष कांपता हुआ कुछ सही गलत तय करता उससे पहले बाबा जी ने हाथ उठाया और बच्चे का सिर शरीर से अलग कर दिया। फिर तो मनीष काफी बेचैन होने लगा, रोने लगा। जिसे इतना प्यार किया उसे मैंने अपने हाथों से मार दिया। थोड़ी देर बाद वही बच्चा विकराल रूप में बाबा जी के बगल से निकलता है। पापा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने क्या बिगाड़ा था? बाबा जी, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? यही सिद्धि है। अब जब ये पानी मांगे तो उससे पहले अपना काम करवाना। मुझे क्यों पाला, क्यों प्यार किया और पानी क्यों नहीं पिलाया? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की। पापा पानी दो ना। मनीष उस बच्चे से डर के भागा और बच्चा भूत उसका पीछा करते करते घर पहुंच गया। बाल पिशाच मनीष के साथ रहने लगा और हमेशा पानी मांगता रहता। पापा पानी दो ना। अब मनीष इतनी दहशत में रहने लगा कि जिंदगी नर्क हो गई और वो बाल पिशाच के साथ सोते जागते हर समय बेहाल रहने लगा। किसी से कुछ नहीं कह पाया और धीरे धीरे पिशाच ने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। पानी दो ना। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अनूप हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, पर फिर भी कोई उसे मारे जा रहा था। बचाओ, बचाओ! वो चिल्लाए जा रहा था। फिर तभी झटके से उसकी नींद खुली। उसने खुद को बेड पर पाया। वो पसीने पसीने हो चुका था। उसने साइड टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर अपना पसीना पोंछा। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो पाया उसका हार्ट बहुत ही अबनॉर्मली बीट कर रहा था। कभी बहुत तेजी से तो कभी एकदम रुक जाता। वो विंडो पर जाकर पर्दा हटाकर फ्रेश एयर को महसूस करने लगता है। अनूप मुंबई के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 2 BHK रेंटेड फ्लैट में रहता था। हर्ष उसका फ्लैटमेट था। दोनों 2 साल से साथ रह रहे थे। विंडो पर खड़े खड़े अनूप को हर्ष का ख्याल आया। बहुत लेट हो गया है, पता नहीं हर्ष आया है नहीं, देखता हूं जाकर। उसने जाके हर्ष के रूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक सूटकेस पड़ा था। इतना लेट कैसे हो गया इसे? हमेशा तो अब तक आ जाता था। और ये सूटकेस? क्या हर्ष कहीं जाने वाला है? मुझे फोन करना चाहिए उसे।
वो अपना फोन ढूंढने लगता है। साइड टेबल पर मोबाइल तो नहीं था। उसे याद था कि उसने वही रखा था। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल पर देखा, मेरा फोन कहां चला गया, यही तो रखा था। तभी एक आवाज आती है। उसे एहसास होता है कि उसका दरवाजा कोई खोल रहा है। दरवाजा खुला और फिर बंद भी हुआ, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, चीखने और चिल्लाने की। उसने पलट कर देखा, ये क्या? ये सूटकेस तो उसने अभी थोड़ी देर पहले हर्ष के रूम में देखा था। ये यहां कैसे आ गया? मैं तो नहीं लाया। तभी उसने आवाजों पर फोकस किया। वो सूटकेस में से आ रही थी। वो डर गया, डर के मारे वहीं बैठ गया। अपने कान पर हाथ रख के आवाज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। रूप, डरो मत, अभी तू अकेला है, ऐसे डरेगा तो क्या होगा तेरा, संभाल खुद को। जब उसने कान पर से हाथ हटाया तो आवाज बंद हो चुकी थी। उसने सोचा ये उसका वहम है। उसे याद आया कि एक बार पैकिंग करते वक्त घर पर उसके व्हीलर में एक पप्पी घुस गया था, तो कैसे व्हीलर अपने आप चल रही थी। इस बार भी व्हीलर में पक्का कुछ घुस गया होगा। फिर सूटकेस के पास गया। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया, अब तो अनूप का डरना बनता था। तभी उसने देखा सूटकेस से खून निकल रहा था और अचानक सूटकेस खुलता है और उसमें उसे खुद की लाश दिखाई देती है। ये कैसे? मैं कब मरा? कैसे मरा? और मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कैसे किए? तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वो सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे याद आने लगता है, थोड़ी देर पहले हर्ष नहीं तो मारा है उसे। तकिए से उसने मेरा दम घोटा था। उसके बाद चॉपिंग नाइफ से उसने पहले मेरे पेट पे मारा और फिर पूरी बॉडी पर जहां तहां मारने लगा। तभी उसे हर्ष की आवाज आती है, अनूप की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब बड़ा आया मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारने वाला। देख, मैंने तुझे ही मार डाला। अब आत्मा बनकर दूसरी आत्माओं को लाइन मारना। मेरे रास्ते में कितना बड़ा कांटा था तू। अब पड़े रहना समुद्र में। तभी बैक सीट पर पड़े व्हीलर से एक खून से लथपथ हाथ निकलता है। तुझे क्या लगा तूने यहां कहानी खत्म कर दी? कौन है? कौन है मेरी गाड़ी में? इतनी जल्दी भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझे मारा। ये क्या मजाक है? जल्दी हॉस्पिटल चलो। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और गाड़ी रुक रुक कर चलते चलते रुक जाती है। हर्ष गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश तो करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाती है और फिर इतनी तेजी से चलती है कि हर्ष को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर जब गाड़ी रुकती है तो वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़ा रहता है। हर्ष इधर उधर देखता है और गाड़ी चलाकर जल्दी से समुंदर की तरफ जाता है। समुंदर के ऊपर पुल पर हर चीज नॉर्मल हो जाती है। हर्ष पीछे पलटकर देखता है तो व्हीलर वैसे ही रखा रहता है जैसा उसने रखा था। वो गाड़ी से निकलता है तो बस समुंदर की आवाज सुनाई देती है उसे। वो सोचता है, एक तो आज इतना बड़ा कांड कर दिया और ऊपर से शराब, ये सब उसी का नतीजा है। मैं भी फालतू में डरा था। फाइनली मुझे तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। जा रूप, चैन से रहो समुंदर में।
वो सूटकेस को उठाकर समुद्र में फेंक देता है और कार ट्रंक को खोलकर एक और सूटकेस निकालकर समुद्र में फेंक देता है। और घर आकर आराम से वो अपने कमरे में सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख लगने वाली होती है, ये ब्लड कहां से आया? ऊपर देखता है तो पूरी सीलिंग पर ब्लड रहता है और ऐसे टपकता रहता है जैसे बारिश हो रही हो। और देखते ही देखते खूब तेज खून की बारिश होने लगती है। डर के मारे हर्ष का बुरा हाल हो जाता है। वो अपने रूम से दौड़ता हुआ बाहर हॉल में आता है तो देखता है कि बारिश भी उसका पीछा कर रही है। तभी पीछे से कोई आकर उसे अपने साथ छाते में ले लेता है। थैंक यू यार, पता नहीं कहां से घर के अंदर ये बारिश हो रही और तो और मैं पागल हो गया हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खून की बारिश है ये? हाँ, ये खून की बारिश है। जो खून अनूप के रूम में फ्लोर पर पड़ा था, ये वही खून है। हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखो। हर्ष पीछे मुड़कर छाता देने वाले को देखता है। वहां से कोई और नहीं दिखता, पर जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है, वो झटके से दूर भागता है। वहां वही सूटकेस रखा है। अब हर्ष इतना डर जाता है कि गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजा खोल के लिफ्ट की तरफ जाता है। वहां दोनों लिफ्ट की बटन दबाता है, पर एक भी लिफ्ट उस फ्लोर पर नहीं आती। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही सूटकेस उसे आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागता है। जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों पर गिर भी जाता है, फिर भी खुद को संभालते उठता है और तेजी से नीचे की ओर उतरता है। तभी उसे नीचे से सूटकेस आता हुआ दिखाई देता है तो हर्ष ऊपर की तरफ भागने लगता है। वो डर के मारे कब 18वें फ्लोर के टेरेस पर पहुंच जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। वो वहां जाकर पीछे देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और जैसे ही सामने देखता है तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मारते थे। किसे? रिया को? हाँ। रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? हाँ तो बन जाती। तभी हर्ष के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये थप्पड़ मारा था रिया ने। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अगर तुम शांति से मान जाती तो क्या हो जाता? बस तुमसे फ्रेंडशिप ही तो करना चाहता था। और मैं नहीं मानी तो तुमने मुझे मार दिया। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था। और समझाते समझाते मुझे धक्का लग गया और टेबल के कॉर्नर से लग के मेरा सर फट गया। दरअसल अनूप को मारने के बाद हर्ष रिया से मिलने गया था। बात करने के दौरान वो उसे पकड़ के समझाने की कोशिश करता है, पर रिया उससे खुद को अलग करना चाहती है और इसी बीच उसे धक्का लग जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो सोचता है कि दोनों बॉडीज को वो समंदर में फेंक देगा, और उसने ऐसा ही किया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय समंदर में ले जाकर फेंक दिया। सॉरी रिया, मेरे कारण तुम हर्ष से मिली और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। पर जिंदा तो ये भी नहीं बचेगा। हर्ष अपने आप उड़कर टेरेस की रेलिंग पर खड़ा हो जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तू रिया को हॉस्पिटल ले जाकर बचा लेता तो मैं तुझे छोड़ भी देता। इसीलिए मैंने उस वक्त हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं डर गया था। तो अब तू मर। हर्ष ऊपर से कूद जाता है और मर जाता है। उसकी मौत के बाद रिया और अनूप की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।